नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो क्लास है इसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पेन पेपर लेकर बैठिए। कुछ भी नया अगर आपको देखने को मिलता है तो उसे आप नोट डाउन जरूर कीजिए। पेन पेपर लेकर आपको बैठना ही है। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, तो इन्हें नोट जरूर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृतियां पाई जाती हैं? ऑन विच पार्ट ऑफ द हिमालयास करेवा लैंडफॉर्म इज फाउंड? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमालय, उत्तराखंड हिमालय और कश्मीर हिमालय। इनमें से कौन सा वह भाग है जहां करेवा भू आकृतियां पाई जाती हैं? ये आपसे पूछ रहा है, बताओ जरा कौन सा एक सही जवाब हो जाएगा। जो करेवा, आपने अधिकतर जो करेवा नाम है इससे सुनने के बाद आपके दिमाग में जरूर जम्मू कश्मीर आता होगा, क्योंकि जो करेवा है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और मतलब इसी के नाम पर उसका भी नाम है। और जो करेवा भू आकृति है ये आपके कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। अगला है, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? कहने का मतलब है विधानसभा, जो राज्य की विधानसभाएं होती है ना, जो राज्य की सभा होती है विधानसभा, वहां पर अगर बजट पेश करना है और बजट पेश होने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले ही लीक हो जाता है, तब क्या स्थिति बनेगी ये पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द बजट इज ओपन बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा, हैज टू रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मंत्री परिषद है उनको, जो भी COM है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सबको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि सरकार गिर जाएगी, क्या ऐसा है? दूसरा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, द चीफ मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, चीफ मिनिस्टर को जो है त्याग पत्र देना होगा। वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, द फाइनेंस मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन, और उपयुक्त में से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ द अबव। आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो देखो, अगर जो विधानसभा है उसमें स्थापित होने से पहले ही बजट अगर लीक हो जाता है तो होगा ये कि जो वित्त मंत्री हैं इन्हें इस्तीफा देना होगा। ठीक है, लीक होगा तो इन्हें क्या करना होगा? इन्हें इस्तीफा देना होगा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और, इसी के साथ साथ एक चीज और समझो। देखो, अगर कोई साधारण विधेयक है या कोई भी विधेयक है जो सरकार जो है मतलब विधानसभा में प्रस्तुत करती है, कोई भी विधेयक, या मैं साधारण विधेयक को ही ले लेता हूं, इस साधारण विधेयक को सरकार जो है ये जो विधानसभा है उसमें प्रस्तुत करती है, और होता यह है कि यह विधेयक पास नहीं हो पाता। मतलब एक सरकार जिसके पास बहुमत है वो अगर अपना साधारण जो विधेयक है वो पास ना करा पाए, ऐसी स्थिति में जो है जो सरकार है वो सेंसर्ड हो जाती है ना। ऐसी स्थिति में सरकार लेकर आती है विश्वास प्रस्ताव, या जो विपक्ष है ये लेकर आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अगर विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया और वो पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, यानी कि सरकार जो है वो समाप्त हो जाएगी, जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी। ठीक है, वही इसकी इस कंडीशन में जब वो साधारण विधेयक जो है पास ना करा पाए और गवर्नमेंट सेंसर्ड हो जाए, ऐसी स्थिति में जो है जब वो गवर्नमेंट विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और विश्वास प्रस्ताव भी पारित ना हो, मतलब विश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि जो विधानसभा है उसमें हमें बहुमत है, यानी कि जो सरकार है वो हम चलाएंगे, है ना। अगर ये भी पारित नहीं होता है तब भी सरकार जो है ये गिर जाएगी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में, कौन सा वह आर्टिकल है जो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान बताता है या प्रावधान देता है, या इसके बारे में जो प्रावधान है ये वर्णित है? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द इंटरनेशनल काउंसिल? अनुच्छेद 262 के अनुसार, 263, 264 या 265 के अनुसार? क्या लगता है क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका तीसरा। ठीक है,
इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि अनुच्छेद 263 के अनुसार। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के अनुसार, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार क्या है। द सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट हैज एन एक्सटेंशन ऑफ, संपूर्ण भारत पर, ऑल ओवर इंडिया, अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, और संघ राज्य क्षेत्र गोवा तथा दमन द्वीप के सिवाय संपूर्ण भारत पर, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन एंड दीव। क्या कह रहा है, सिविल अधिकार संरक्षण, इसका विस्तार यानी कि ये लागू किस किस पर हो सकता है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला, संपूर्ण भारत पर, ये पूरे भारत पर जो है लागू हो सकता है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड एरिया, मतलब जो शेड्यूल्ड है, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसे छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सभी पर हो सकता है। ठीक है। तीसरा, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, मतलब ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ जम्मू कश्मीर का अगर क्षेत्र हम छोड़ देते हैं तो, अलावा संघ राज्य क्षेत्र, मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उन्हें छोड़ दें, गोवा दमन द्वीप जो है इनके अलावा पूरे क्षेत्र पर, संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन द्वीप के सिवाय संपूर्ण क्षेत्र पर। पहली बात तो ये, गोवा एक राज्य है, राज्य क्षेत्र नहीं है, मतलब यूटी नहीं है, वो एक स्टेट है। ठीक है। दूसरी बात, अगर दमन द्वीप जो है इसे छोड़ दें और इसके अलावा संपूर्ण भारत पर कैसे हो सकता है, तो याद रखिएगा अगर सिविल अधिकार संरक्षण की हम बात करते हैं तो ये ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत पर इस अधिनियम का विस्तार है, याद रखिएगा। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, ऑल अबाउट पब्लिक इंटरप्राइजेस, सरकारी आश्वासनों के बारे में, अबाउट गवर्नमेंट अश्योरेंस, आकलनों के बारे में, अबाउट द एस्टिमेट्स, और अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, अबाउट द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको बताना है इनमें से किसके लिए संसदीय समिति गठित नहीं की गई। जैसे लोक लेखा समिति, ठीक है, जैसे प्राकलन समिति, जैसे लोक उपक्रम समिति, ये क्या है, ये आपकी संसदीय समितियां हैं। क्या है, संसदीय समितियां। इसी तरह से कौन सी एक समिति जो है ये इन चारों में से एक के लिए नहीं बनी है, तो इसके लिए याद रखिएगा ये है आपका डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, है ना, अबाउट द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी। इसके लिए कोई भी संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, यह याद रखिएगा। ठीक, आगे, अच्छा, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति जिसे बोलते हैं, लोक लेखा समिति, इसमें टोटल मेंबर होते हैं, याद रखिएगा 22, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और जो 7 हैं ये होते हैं आपके राज्यसभा से, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगर मैं प्राकलन समिति की बात करूं, किसकी, प्राकलन समिति की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें कितने, इसमें टोटल मेंबर हैं 30, और सभी के सभी लोकसभा से, किससे, सभी के सभी लोकसभा से जो है संबंधित हैं, तो ये याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन शब्द किसमें, किनसे गढ़ा गया है, तो हु क्वाइंड द टर्म यूनाइटेड नेशन, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि रूजवेल्ट। किसने ये शब्द गढ़ा है, ये शब्द क्वाइन किया है, रूजवेल्ट ने, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो इसके बारे में मैं कह रहा था, जो यूनाइटेड नेशन है, अगर यूनाइटेड नेशन काउंसिल या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका गठन जो है ये हुआ है 24 अक्टूबर 1900 आपका 45। कब, 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये क्या हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को ये शब्द गढ़ा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यही वजह है कि जो 24 अक्टूबर है, यही वजह है 24 अक्टूबर जो है इसे यूएन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या हो जाएगा, यही वजह है कि इसे यूएन दिवस के रूप में मनाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की। केप ऑफ गुड होप के रास्ते कहने का मतलब ये है, देखो जैसे ये क्या है, या ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है, और फिर यहीं से देखो तो ये पाकिस्तान है, फिर है ना ईरान, इराक यहां पर, और फिर मतलब इसे मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है, और फिर यहां पर ये अरब है ना, अरब ये नहीं,
या और यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और यहाँ अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका, और यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका, यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। क्या है? यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। और अगर यहाँ पर देखें ये इटली वगैरह, और फिर ये यूरोप वगैरह, पूरा यूरोप जिसमें ब्रिटेन वगैरह का ये डायनासोर जैसा एरिया जो है ये इसका तरह का है ना, और फिर ये रसिया वगैरह ऊपर, ये सब ये है मतलब आधा हिस्सा एशिया और यूरेशिया पूरे का, है ना। तो यहां से ये गया यहां तक केप ऑफ गुड होप तक, यहां से गया ये यहां से गया ये यहां, है ना। ये इसका रूट था, जिस रूट के चलते जो है ये कहां गया, ये भारत आया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते, मतलब ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये समुद्री मार्ग की बात कर रहा है, ये खोज की बात कर रहा है। और ये यहां से गया है यहां से गया है यहां, और फिर यहां से आया यहां। इससे पहले इसका रास्ता क्या था? तो यहां पर क्या है, यहां पर ये आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। यहां से पहले ये जाते थे यहां साउथ अमेरिका, यहां से जाते थे, सॉरी यहां से ये घूमते हुए जाते थे यहां, और यहां से यहां, मतलब ये पहले रास्ता ये था, और फिर यहां से घूम के यहां था। ये यहां से इसने खोजा यहां तक, और यहां से खोजा यहां तक, ठीक है। ये किसने खोजा है? ये खोजा है वास्को डी गामा ने। किसने? ये जो रास्ता है, इस रास्ते की जो खोज की है, ये किसने की है? ये खोज की है वास्को डी गामा ने, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां एक नाम और है जो कि है कोलंबस। कोलंबस वो है जिसने अमेरिका की खोज की है। किसकी? कोलंबस वह है जिसने अमेरिका की खोज की है, तो ये याद रखिएगा। वास्को डी गामा 1498 में, कब? 1498 में भारत के कालीकट के तट पर उतरा था। कहां पर? कालीकट के तट पर उतरा था, और जमोरिन ने जो है इसका स्वागत किया था। बाद में ये पुर्तगाली धीरे धीरे शक्तिशाली हुए, और इन्होंने जमोरिन जो है जिसने स्वागत किया था पहले उसका, इसी ने बेसिकली स्वागत नहीं किया था, एक तरह से कह सकते हैं कि पुर्तगाली में जो वास्को डी गामा है इसे बचाया था जमोरिन ने, है ना। किसने? जमोरिन ने। बाद में ये जमोरिन की आज्ञा की भी अवहेलना करने लगे, क्योंकि धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया, और इसके चलते 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया, और आने वाले 1-2 सालों में सुमात्रा, मलाया, मालदीव, इन क्षेत्रों पर भी कब्जा इन्होंने कर लिया था। भारत में जैसे जैसे इन्होंने पैर रखा, उसी समय जो है इन्होंने ये जो अरब सागर है पूरा, इस पर, मतलब ये अगर अरब वर्ल्ड की हम बात करें ये, ठीक है, और फिर ये इंडिया और ये अफ्रीका, तो ये जो है ना अरब सागर, इंडिया, ये इन क्षेत्रों पर जो है इन्होंने क्या, इन्होंने वर्चस्व जो है अपना बढ़ा लिया था, ये याद रखिएगा। और इसी के चलते इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब एक तरह से कि जो भी जहाज, जो भी सामान लेके इस रास्ते जाएगा उसे इन्हें चुंगी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई जहाज ऐसा नहीं करता था तो ये उन जहाजों को वहीं समुद्र में ही डुबो दिया करते थे तोप वगैरह की सहायता से, ठीक है। तो ये जो टैक्स की जो एक तरह से कहें जो टैक्स लेने की जो नीति थी जो शुरू की थी, इसे बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये याद रखिएगा। आगे, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई किसके द्वारा? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, देखो कौन सा वह अधिनियम है जिसके तहत प्रांतों से द्वैध शासन, प्रांतों से द्वैध शासन जो है ये समाप्त हो गया, और केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में जो द्वैध शासन है ये क्या हुआ? केंद्र में द्वैध शासन ये लागू कर दिया गया। कौन सा वह अधिनियम था जिसके द्वारा प्रांत से द्वैध शासन हटा के प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया? यह किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऐसा हुआ है। साथ में आपको याद रखना है, इसी में एक अखिल भारतीय संघ बनाने की मांग की गई जो कि पूरा नहीं हुआ, ठीक है। बाद में याद रखिएगा इसी के तहत एक उच्चतम न्यायालय, किसकी? उच्चतम न्यायालय बनाने की जो है चर्चा थी इसमें, जो कि जिसके चलते 1937 में, जिसके चलते 1937 में क्या हुआ? जिसके चलते 1937 में पहला उच्चतम न्यायालय भारत में बना है। देखो भारत में दो तरह के कोर्ट है, एक है हाई कोर्ट और एक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है ना, सर्वोच्चतम न्यायालय है ये,
ये आपको याद रखना है। ये उच्च न्यायालय है और ये उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले गठित क्या हुआ, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले गठित हुआ है उच्च न्यायालय, जो कि कोलकाता में। सबसे पहले हाई कोर्ट गठित हुआ था, जो कि कहां गठित हुआ था, कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट जो गठित हुए हैं ये गठित हुए हैं 1937 में। इन्हें पुनर्गठित किया गया है 1950 के समय में, ठीक है। 49-50 के समय में पुनर्गठित, मतलब इससे पहले इनका नाम कुछ और था, इनका नाम बदल के इन्हें सर्वोच्च अदालत का दर्जा दिया गया है 1950 के समथिंग में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ है? जो शिवाजी महाराज थे इनके राज्य की राजधानी क्या थी? शिवाजी महाराज का जन्म 1630 को हुआ था शिवनेरी दुर्ग में, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 1680 में हुई है रायगढ़ दुर्ग में, ठीक है, यह याद रखिएगा। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी थे इनके पुत्र संभाजी, जो कि जिनका जन्म हुआ है 1857 में और जिनकी मृत्यु हुई है 1689 में। संभाजी जो हैं ये दूसरे छत्रपति थे, पहले छत्रपति थे शिवाजी महाराज। पहले छत्रपति कौन थे? वो थे शिवाजी महाराज, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर इनकी राजधानी की बात करूं तो ये रायगढ़ है। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, कमेंट ओपन ही है आपके लिए, कि जो रायगढ़ पुरंदर की जो संधि है वो कब हुई है और किन किन के बीच हुई है। शिवाजी महाराज से संबंधित है पुरंदर की संधि, कब हुई है और किन किन के बीच हुई है ये बताना है। 10वां, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम। हु वाज द इटालियन ट्रेवलर हु केम टू द विजयनगर एम्पायर इन 1420 एडी? एडोआर्दो बारबोसा, निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक और डोमिंगोज पेस। बताओ, क्वेश्चन है आपका 10। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री का नाम का क्या था जो 1420 में आया था। विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने जो है इसे बनाया था, इसे बसाया था, इसकी स्थापना की। इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा, उन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। किसकी? संगम वंश की स्थापना की थी, जो कि और जो संगम है वो उनके पिता का नाम था, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इसके लिए जो सही जवाब है ये है निकोलो डी कोंटी। कौन था? निकोलो डी कोंटी। 1420 में जो है किस राजा का शासक था ये एक बार देख लीजिएगा, शायद देवराय प्रथम थे, पर एक बार फिर भी चेक कीजिएगा, है कंफर्म नहीं कहा है मैंने कहा है शायद, याद रखना, ठीक। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया? हु अमंग द फॉलोइंग डिफीट द हूण रूलर मिहिरकुल? इनमें से किसने मिहिरकुल जो हूण शासक था इसे पराजित किया? भारत में हूणों का जो आक्रमण है यह गुप्त शासन के समय में हुआ था। हूणों को भारत से बाहर खदेड़ने का जो काम है वो किया था स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। जो स्कंदगुप्त हैं ये जो गुप्त साम्राज्य था उसके अंतिम प्रतापी शासक थे। अंतिम शासक नहीं थे, अंतिम प्रतापी शासक थे। इनके बाद जो भी शासक आए वो कमजोर थे और वो जो है गुप्त साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, सस्टेन नहीं कर पाए और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, पहली बात। दूसरी चीज जो यहां पर है वो ये कि इनके जो गुप्त साम्राज्य है इसके पतन होने का कारण ही हूण आक्रमणकारी थे, हूणों का आक्रमण था, क्योंकि हूणों के आक्रमण को रोकने में इतने संसाधनों का यूज हुआ कि जो गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था उस पतन में और ज्यादा तेजी आई इनके आक्रमणों के साथ। इन्हें हराने वाला कौन था? जो हूण शासक मिहिरकुल था। इसे हराया किसने था? इसे हराया था यशोवर्मन ने। किसने इसे हराया है? यशोवर्मन ने। तो यह याद रखिएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुब्बतुल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अजमेर, कुब्बतुल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाजनगर, गुलबर्गा जामा मस्जिद। बताओ जरा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, मतलब करेक्टली मैच नहीं है। जो जैसे अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाजनगर है और गुलबर्गा जो है वहां पर जामा मस्जिद है। इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है? तो याद रखिएगा जो अजमेर है, अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम ये एक मस्जिद है, ये नहीं है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में।
दिल्ली में जो मेहरौली है वहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, ठीक है। जो जैन मंदिर और कृष्ण मंदिर थे ना, इनको तोड़कर बनवाया गया था इस कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को। कुतुब मीनार इसी में, जो मेहरौली का लौह स्तंभ है जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, वो वहीं पर है, ठीक है। कहां पर? आपके मेहरौली, मेहरौली यानी कि दिल्ली में, ठीक। आगे, निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? इनमें से कौन सा है जिसे भारत का सिराज कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाज नोन एज सिराज ऑफ इंडिया? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर और लखनऊ। इनमें से कौन सा है जिसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो अगर भारत के सिराज की मैं बात करूं तो यह हो जाएगा आपका सी, यानी कि जौनपुर। किसे? जौनपुर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये अपने समय पर सांस्कृतिक केंद्र था, विद्या का केंद्र था, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। द ऑथर ऑफ द बुक रामचरितमानस बाज तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास और वेदव्यास। इनमें से कौन है जिन्होंने जो है रामचरितमानस लिखी है? तो याद रखिएगा, ये है अपने बाबा तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, ये आपको याद रखना है ना, बाबा तुलसीदास, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है जो कि है विनय पत्रिका। क्या है? इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है जिसका नाम है विनय पत्रिका। वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण बोलते हैं, ठीक है। देखो, रामायण अगर देखा जाए ना तो रामायण के वर्जन अगर हम पूरे देश में देखो तो लगभग 300 से अधिक रामायण के वर्जन है, अलग अलग जो लोगों ने लिखे, ठीक है। और हर किसी के नाम के साथ उस रामायण को पढ़ा जाता है, बताया जाता है, ठीक है। अगर वाल्मीकि रामायण की बात करूं, मतलब वाल्मीकि जी की बात करूं, तो इन्होंने रामायण बनाई, लिखी है, ठीक है, जिसे हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं, ठीक है। सूरदास ने लिखी है सूरसागर और सूर रसावली, सूरसागर और सूर रसावली, ठीक है। वेदव्यास जी ने लिखी है, याद रखिएगा, महाभारत। क्या? महाभारत। महाभारत का पहले नाम था जय संहिता। क्या था? पहले नाम था इसका जय संहिता। अब इसे मतलब, और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो लगभग एक मिनट कमेंट में लिखकर बताओ इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। कुछ 1000 या लाख के समथिंग में कुछ है ना। मतलब ये बहुत बड़ी पुस्तक है। इसे पहले से जय संहिता कहते थे, बाद में इसे महाभारत कहते हैं। इसका अकबर ने जो है अनुवाद करवाया था फारसी में, जो कि बदायूनी और अबुल फजल दोनों ने मिलकर किया है, और इसका नाम है रज्मनामा। फारसी में इसका नाम रखा गया है, जो फारसी अनुवाद है उसमें रज्मनामा जिसे कहते हैं, जिसका अर्थ है युद्ध की पुस्तक, ठीक। परचिनकारी यानी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? परचिनकारी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, कार्विंग ऑफ फ्लावर्स बाय इन लेइंग प्रीसियस स्टोन इन द वॉल, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, मेकिंग क्रूक्ड बॉल इन मिनेरेट्स, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, यूजिंग आर्चरीज इन द स्ट्रक्चर, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, यूजिंग मार्बल इन बिल्डिंग। क्या लगता है क्या हो जाएगा? जो पिट्राड्यूरा है, जो परचनकारी है, ये इनमें से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। देखो, ये शाहजहां के समय में शुरू हुई। शाहजहां की एक पत्नी थी नूरजहां, है ना, उसके पिता अब्बास बेग या अब्दुल बेग ऐसा कुछ करके नाम है, बस उनके पिता याद रखना। उनकी कब्र पर सबसे पहले ये बनी थी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उनके मकबरे में सबसे पहले इसे देखने को मिलती है। कृष्णा नदी जल विवाद किस राज्यों के मध्य है? जो कृष्णा नदी जल विवाद है, ये किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। देखो, कृष्णा नदी जो जल विवाद है ये किस किस के बीच है? तो याद रखिएगा, ये है कर्नाटक और आंध्रा के बीच। किसके बीच? कर्नाटक और आंध्रा के बीच, ये याद रखिएगा। कृष्णा नदी के बारे में याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर पहाड़ी। क्या है इसका जो उद्गम स्थल है? ये है महाबलेश्वर पहाड़ी, तो ये याद रखिएगा। आगे, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती, इनका सही अनुक्रम क्या है? अगर हम लंबाइयां देखें भारत में नदियों की, तो इसके हिसाब से इन 4 नदियों का क्रम, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी क्या हो जाएगी? अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे का क्रम, मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा।
आरोही होता है आपका छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये आरोही क्रम है। 5 4 3 2 1, ये क्या है, ये अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा, याद रखिएगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। सबसे इन चारों में सबसे ज्यादा लंबाई है गोदावरी की, फिर है नर्मदा की, फिर है महानदी की, और फिर है ताप्ती की। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं नर्मदा की, तो याद रखिएगा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी आपकी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नर्मदा नदी पूरे भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। अगर भारत में बात की जाए तो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी अगर कौन सी हो जाएगी, तो वो याद रखिएगा, वो हो जाएगी नर्मदा। संकोच नदी सीमा किसकी सीमा बनाती है? संकोच रिवर फॉर्म द बाउंड्री ऑफ बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम और पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार और झारखंड के बीच। संकोच नदी जो है इनमें से किसके बीच सीमा बनाती है, ये पूछ रहा है। तो देखो, संकोच नदी जो है यह सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। किसके? असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो सीमा बनाती है नदी, वो है संकोच नदी। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? जो पुष्कर की पहाड़ियां हैं, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे भारत में एक ही जगह है, एकमात्र मंदिर है जो ब्रह्मा जी का है, और वो है पुष्कर में, ठीक है। जब पुष्कर की पहाड़ियों पर भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? तो याद रखिएगा, तब इसकी जो बाढ़ है, इसके लिए जो बाढ़ है ये आती है बालोतरा में। कहां पर ये जगह है? बालोतरा में जो है ये बाढ़ आती है, राजस्थान में ही ये जगह है, याद रखिएगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? व्हाट हैपन इफ द गवर्नमेंट इज डिफीट इन द राज्यसभा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा, संसद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। यह कह रहे हैं जैसे गवर्नमेंट जो है ये कोई प्रस्ताव कहां लेकर आए? राज्यसभा में लेकर आए। कहां पर? राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लेकर आए और वो प्रस्ताव पारित ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखो, ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होगा, ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा जो है उसके बहुमत पर सरकार नहीं चल रही है ना। सरकार में जो लोग हैं या जिसकी सरकार है वो इस दम पर जो है पूरे भारत पर शासन या पूरे भारत पर प्रशासन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे राज्यसभा में बहुमत है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास लोकसभा में बहुमत है। अगर लोकसभा में कोई प्रस्ताव गवर्नमेंट लेकर आती है और अगर वो पास नहीं होता तब सरकार गिर जाती है ना। तब क्या होती है? तब सरकार गिर जाती है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, राज्यसभा में कुछ भी हो। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी। आगे याद रखिएगा, आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच है एसएससी एमटीएस के लिए 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स है, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन आपको यहां मिलेंगे। सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी। ऑफर सीमित समय के लिए है। एसएससी मेकर ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा। एसएससी मेकर ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। 21, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया वे थे 2 किंगडम दैट औरंगजेब कॉन्क्वर्ड इन द साउथ बर। इनमें से कौन से वे 2 राज्य हैं जिन्हें औरंगजेब ने दक्षिण में जीता था? है ना, अहमदनगर बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर एवं गोलकुंडा एवं अहमदनगर। बताओ कौन सा था, कौन से 2 राज्य हैं जिन्हें जो है औरंगजेब ने जीता था दक्षिण में? ये हो जाएंगे आपके बीजापुर और गोलकुंडा। 1657 के समथिंग जो है ये गद्दी पर बैठा था और 1705 या 7 के समथिंग जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ये आपको याद रखना, ठीक है। कंफर्म कर लेना एक बार डेट ऑफ ईयर, है ना, मतलब जो ईयर है वो कंफर्म कर लेना। मुझे लगता है 57 से 705 या 7 तक ये गद्दी पर रहा है, ठीक है। कपिली जिसकी सहायक नदी है बहता, हु ट्रिब्यूट कपिली, ट्रिब्यूटरी कपिली इज। जो कपिली है किसकी सहायक नदी है आपको बताना है, ठीक है। औरंगजेब के बारे में याद रखिएगा, उसे जिंदा पीर कहते हैं। दूसरी चीज जो आपको उसके बारे में याद रखनी है वो ये है कि जो औरंगजेब है इसका घोषित उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, मतलब जो गैर मुस्लिमों का देश है उसे मुस्लिमों का देश बनाना। सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति इसी के समय में थे, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा?
ब्रह्मपुत्र। जो कपिली नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदी है जैसे तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की है, कामनी ब्रह्मपुत्र की है, दिहांग ब्रह्मपुत्र की है और कपिली ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो याद रखिएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, लखनऊ गोमती के, भुवनेश्वर महानदी के, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सा इनमें करेक्टली मैच नहीं है ये पूछ रहा है। देखो अहमदाबाद साबरमती के किनारे है क्योंकि साबरमती आश्रम आपने सुना ही है, महात्मा गांधी ने जो है स्थापित किया था, और कहां पर? अहमदाबाद में। ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। ठीक है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, जो प्रयागराज है वो गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे है, ये याद रखिएगा। भुवनेश्वर किसी नदी के किनारे नहीं है, ये उड़ीसा की राजधानी है और महानदी के दक्षिण पश्चिम में कुछ दूरी पर जो है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई नहर परियोजना गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र और जबई परियोजना तमिलनाडु। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 24। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, जबई परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं है। अगर नहीं है तो कमेंट में लिखकर बताओ कहां पर है। ठीक। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। इनमें से कौन सी नदी है जिस पर तिलैया बांध निर्मित है? तिलैया डैम इज बिल्ड ऑन दिस रिवर, दामोदर, बराकर, कोनार और उसरी। कमेंट में लिखकर बताना है आपको कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा याद रखिएगा, यह है बराकर नदी। जो तिलैया बांध है यह बराकर नदी के किनारे है, यह याद रखिएगा। ठीक है। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आयरन ओर हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन इंडिया? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 26। इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार भारत में किस प्रकार के लौह अयस्क का है, ये पूछ रहा है। देखो लौह अयस्क के भी अलग अलग है, जैसे हेमेटाइट ये किस्म है लोहे की, है ना, लौह अयस्क की। मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, लिमोनाइट है। ठीक है। इनमें कौन सा एक है? तो याद रखिएगा ये है हेमेटाइट। कौन सा प्रकार लौह अयस्क का भारत में मिलता है? वो है हेमेटाइट। कहां पर लौह अयस्क ज्यादा है? तो जैसे छत्तीसगढ़ है ना, आपका झारखंड वगैरह का जो एरिया है ना, ये मतलब सिर्फ यही नहीं पर ये फेमस है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है। कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड। जो कांडला बंदरगाह है ये कहां पर है? देखो ये है अपना भारत। ठीक है। तो जो कांडला है ये कहां पर है? ये गुजरात में, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये कांडला है, ये है कैम्बे। ठीक है। खंबात, ये घाटी है खंबात यहां पर, और जो कांडला है वो यहां पर है। ठीक है। ज्वारिया इसके ऊपर है। तो जो कांडला है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा जो कांडला है ये कच्छ की खाड़ी में। कहां पर? ये कच्छ की खाड़ी में है। ये वाला जो हिस्सा है ये कच्छ की खाड़ी में आता है पूरा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला, कर्क रेखा तो पता है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब जैसे ये पृथ्वी है ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? व्हाट इज इन द डिटर्जेंट यूज टू क्लीन क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स? क्वेश्चन है आपका 28। बताओ। बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट और बिस्फेट। बताओ कपड़ों व बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? व्हाट इज इन द डिटर्जेंट यूज टू क्लीन क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स? क्या होता है? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका बी, सल्फोनेट। आगे, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? अरक्तता किसकी कमी के कारण है? व्हाट इज इन द डिटर्जेंट, सॉरी, जो अरक्तता है ये किसकी कमी के कारण होती है ये आपको बताना है। बताओ जरा। जो एनीमिया है ये इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? अरक्तता मतलब एनीमिया, किसकी कमी के कारण ये होता है ये आपको बताना है। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका फोलिक एसिड। किसकी वजह से?
फोलिक एसिड की वजह से जो है अरक्तता जो है होती है एनीमिया, मतलब एक तरह से कह सकते हैं खून की कमी। ठीक, आगे मनुष्य के खून का पीएच फिल इन द ब्लैंक्स होता है। जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें खून जो है इससे इसका पीएच क्या होता है? पहली बात तो यह कि ये क्षारीय होता है। ठीक है, क्या है? पहली बात तो यह कि ये क्षारीय होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, क्षारीय मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक है। 7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन, 7 से अधिक क्षारीय। लेकिन अगर पीएच मान की बात करें तो ये लगभग 7.4 के समथिंग होता है। हर मनुष्य के खून का पीएच 7.4 मतलब कम क्षारीय है। ज्यादा क्षारीय होगा अगर 7 से, जैसे जैसे आप 14 की ओर बढ़ेंगे ये ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। पर अगर 7 के पॉइंट में ही कुछ है तो ये क्षारीय है लेकिन कम। ये एल्कलाइन है लेकिन कम। ये बेसिक है लेकिन कम। ठीक, आगे मंगलम सिंचाई परियोजना आपको बतानी है कहां पर है। मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। क्या पूछ रहा है? मंगलम सिंचाई परियोजना जो है ये कहां है, ये आपसे पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या पश्चिम बंगाल में है। तो अगर हम मंगलम सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये केरल में है। कहां पर? केरल में। केरल से रिलेटेड देखिए कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे नृत्य, जैसे कि जो केरल है, केरल में एक नृत्य है कथकली, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एक नृत्य है मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय नृत्य। यहां त्योहार है पोंगल, है ना। यहां पर कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे एराविकुलम यहीं पर है, साइलेंट वैली यहीं पर, जैसे मूक भाटी बोलते हैं ना, अनाईमुड़ी 16 यहीं पर है। ठीक है, यहां झीलें हैं, जस्ट अष्टामुड़ी झील यहीं पर है, एक है सस्ताम कोटा यहीं पर है ना, और एक और है सस्ताम कोटा, अष्टमुड़ी और एक और है। 3 झीलें इंपॉर्टेंट है इसमें से, 2 तो ये हैं, एक मैं भूल गया हूं, मतलब याद नहीं आ रही है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखकर बता दो। ठीक है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। द सारण इरिगेशन कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम सोन, गंगा, कोसी और गंडक। जो सारण नदी सारण सिंचाई नहर है ये इनमें से कहां से निकलती है ये पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसके निकलने की तो याद रखिएगा ये निकलती है आपके डी यानी कि गंडक से। ठीक है, आगे निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, बताओ। कलपक्कम बेसिकली ये क्या है? ये परमाणु संयंत्र है। कलपक्कम, राणा प्रताप जो कि कोटा वाला है ना, नरोरा और तारापुर। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है, क्या ये सही है? राणा प्रताप सागर जिसे हम कोटा बोलते हैं, है ना, ये मध्य प्रदेश में है, क्या ये सही है? नरोरा क्या ये उत्तर प्रदेश में है? सही है। तारापुर क्या ये महाराष्ट्र में है? क्या ये सही है? बताओ, है ना। तो देखो जैसा कि मैंने नाम लिया कोटा, और कोटा आप सभी को पता है एक ही जगह फेमस है और वो है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। ये जो राणा प्रताप सागर है ना, ये दूसरा जो है परमाणु संयंत्र है जो भारत में बना था। यह बना है 1968 के समथिंग में। ठीक है, पहला है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, यह बना है 1962 में। कब? 1962। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहां पाया जाता है? वेयर इज कॉपर फाउंड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। इनमें से कौन सी एक जगह है जहां पर तांबा पाया जाता है? केसरी, मंडला, डल्ली, राजहरा, दुर्ग। ये दुर्ग है। ठीक है, बेलाडीला, बस्तर और मलाज खंड, बालाघाट, है ना। बहुत अच्छे, बताओ। बहुत अच्छे, कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है मलाज खंड। कहां? मलाज खंड, बालाघाट। ठीक, आगे एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया, इनमें से कौन सी एक क्रिया है जिसके बाद, कौन सा एक स्टेप है जो उठ जाए उसके बाद जो है ये एक अधिनियम बन जाता है? ठीक है,
A bill which is introduced in the parliament become an act after which action, जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। दूसरी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तीसरा, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। चौथा, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर दे। आखिरी वाले का मतलब यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय यह कहे कि हाँ इस पर कानून जो है ये केंद्र बना सकती है, केंद्र के क्षेत्र में ये है और किसी भी प्रकार के संविधान का उल्लंघन ये जो अधिनियम है ये नहीं कर रहा है, ऐसा अगर न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कह दे, तब अब पूछ रहा है क्या, या कौन सी स्थिति है वो, है ना, कौन सी क्रिया है, कौन सा एक्शन है जिसके बाद कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाएगा। मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जो संसद है इसका जो गठन है ये आर्टिकल 79 के तहत है और इसके 3 पार्ट हैं। एक है आपका राज्यसभा, ठीक है, एक है लोकसभा और एक है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी अगर आप विधेयक लेकर आते हैं तो जहां पहली बार आपने प्रस्तुत किया है उसके अलावा जो दूसरा सदन है वहां से भी इसे पारित कराना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों से पारित होने के बाद ये जो विधेयक है ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपना जो सहमति है, जो परमिशन है, जो हस्ताक्षर है वो करते हैं। जैसे ही वो ऐसा कर देते हैं ये कानून बन जाता है। जैसे ही वो इस पर हस्ताक्षर करते हैं ये कानून बन जाता है। यानी कि जो इसके लिए सही जवाब है ये हो जाएगा आपका बी। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? पूछ रहा है तमिलनाडु में मानसून किस महीने में आता है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो उत्तर भारत में जो मानसून है ये जून स्टार्टिंग से शुरू होता है, जून जुलाई से, है ना, और सितंबर अक्टूबर तक रहता है, लौटते हुए मानसून तक, ठीक है। वर्षा होती है सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये 4 महीने हैं जो मानसून के उत्तर भारत में है। लेकिन ये कह रहा है तमिलनाडु, जो कि दक्षिण भारत की बात है। दक्षिण भारत में केरल में भी जो मानसून है वो उसी समय आता है जो उत्तर भारत के समय है। लेकिन तमिलनाडु में जो मानसून का समय है ये है आपका नवंबर दिसंबर। क्या है? नवंबर दिसंबर। जबकि केरल और तमिलनाडु तो जस्ट बराबर में है। तो जब केरल में ये जून को आ रहा है तो ये तमिलनाडु में क्यों नवंबर दिसंबर में आ रहा है ना। तो देखो ये जो आपका मतलब जब मानसून आता है जिसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, जून जुलाई में, है ना, तो ये केरल और कर्नाटक इनसे होता हुआ ये कुछ इस प्रकार जो है इसकी गति होती है, ठीक है। ये इसकी गति है। लेकिन जब ये लौटता है ना, जब ये लौटता है तो इसकी जो गति है वो ये होती है, ये है ना, ये लौटते हुए मानसून की गति है। यानी कि इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। और इस समय सर्दियां होती हैं और यहां पर जो है वर्षा इसी समय पर होती है। सर्दियों में वर्षा अगर पूछा जाए कहां कहां होती है तो देखो, एक तो उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, ठीक है। कहां पर? उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वो, ठीक है। क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कहने का मतलब यह है कि जो भूमध्य सागर है वहां से जब हवाएं चलती हैं वो हवाएं जो हैं जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं ना, वो जो है उत्तर पश्चिमी भारत में जो है क्या कराती हैं? बारिश कराती हैं सर्दियों के समय में, मतलब लगभग जनवरी के समय में, है ना, जनवरी, हाँ लगभग जनवरी के समय में, दिसंबर जनवरी के समय में, ठीक है। और वहीं सेम नवंबर दिसंबर के समय में तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की हम बात कर रहे हैं, पेनिनसुलर इंडिया की हम बात कर रहे हैं। कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज द फ्लोइंग वाटर ऑफ अ रिवर कैरी? जो फ्लोइंग वाटर है वो किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? जब पानी बह रहा होता है तो अपने साथ किस तरह की ऊर्जा को लेकर बह रहा होता है, यह पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यह है आपकी गतिज ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक ऊर्जा। कई बार मैंने बताया है कि जब कोई पदार्थ, पिंड, वस्तु कोई भी अगर गति कर रहा होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगर किसी में उसकी एक स्पेसिफिक स्थिति की वजह से अगर उसमें कोई ऊर्जा होती है, जैसे अगर मैं हथौड़ा यहां पकड़ लूं या ये पेन है मैंने यहां पकड़ रखा है, तो इसमें अगर मैं इसे छोड़ूंगा ना तो इसमें एक गति है। लेकिन ये किसकी वजह से? ये इसकी स्थिति की वजह से, क्योंकि ये इस स्थिति पर है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो इसमें क्या होगी? इसमें गति होगी। अगर मैं इसे जमीन पर रख दूं तो इसमें कोई गति नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति इसकी है नहीं कि ये गति कर ले,
है ना। हाँ, अगर मैं इसे ऐसे लुढ़का दूं जमीन पर, हाँ, तो लुढ़कते हुए इसमें गतिज ऊर्जा जरूर होगी, ठीक है। पर अगर मैं इसे ऐसे पकड़ लूं तो इसकी एक स्पेसिफिक स्थिति है जिसके कारण इसमें ऊर्जा है, ये इसमें ऊर्जा निहित है, जिसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगर इन दोनों के योग कर दिया जाए तो उसे कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। कहने का मतलब, जैसे मैं हाथ में इस तरह से एक हथौड़ा ले लूं, है ना, तो इस जो स्थिति है, इस स्थिति के कारण इसमें क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। और इसे जब मैं नीचे की ओर लेकर आऊं, है ना, तो इसमें गति होगी, ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा। जब ये दोनों स्थिति की मतलब जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों, या इसे ऐसे कहूं कि, अच्छा इसे शुरू से समझो ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखो, जैसे ये हथौड़ा मैंने इस तरह से पकड़ा, इसकी स्थिति के कारण इसमें क्या है, इसमें है स्थितिज ऊर्जा। ये हथौड़ा मुझे कील पे मारना है, ठीक है, क्या करना है, ऐसे ठोकना है कील पर, ठीक है। तो नीचे कील रखी है, ये है हथौड़ा, स्थिति के कारण इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा। जब इसे मैं कील पे मारने के लिए नीचे लेकर आऊंगा तो ये गति करेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। जब ये हथौड़ा कील पर लगेगा तो जो कील पर ऊर्जा का प्रयोग होगा वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का होगा। तो वहां जो प्रयोग होगा जिस ऊर्जा का, उसे बोलते हैं, या वहां जो ऊर्जा बनेगी या जो ऊर्जा निहित होगी उसे कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से किस कार्य व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, किसे बंदोबस्त व्यवस्था या टोडरमल बंदोबस्त, इसका एक और नाम है टोडरमल बंदोबस्त। कौन सा एक है, तो यह है आपका आईने दहसाला, नाम सुना होगा आपने आईने दहसाला, या सिर्फ दहसाला पद्धति, है ना। तो जो बंदोबस्त व्यवस्था है या टोडरमल बंदोबस्त है, इसे दहसाला पद्धति भी कहते हैं। ये टोडरमल जो है उसने इसे विकसित किया था पिछले 10 साल के मूल्य, फसलों के मूल्यों के औसत को, कर के औसत को निकालकर इसने टैक्स इंप्लीमेंट किए थे, है ना। तो उसे बोलते थे दहसाला पद्धति, मतलब 10 सालों की पद्धति, ठीक है। 1680 में ये प्रारंभ हुई थी। उसने जो आंकड़े लिए थे वो 70 से 80 के बीच के लिए थे, ठीक है, 1670 से 1680 के बीच के, ठीक है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा, आपकी एक क्लास सुबह 6 बजे है करंट अफेयर की, अश्विनी सर की एक क्लास है सुबह 9 बजे, गुलशन सर की मैथ की 11 बजे क्लास है, मेरी MTS GS के लिए जो कि अभी चल रही है, एक क्लास है आपकी 2 बजे स्टैटिक की, ठीक है, मैं कराता हूं। एक क्लास है आपकी शाम को 4 बजे रीजनिंग की, निखिल सर की एक क्लास है शाम को 5 बजे, हिंदी की विकास सर की एक क्लास है 6 बजे। कितने बजे, एक क्लास है 6 बजे। ये किसकी है, तो याद रखिएगा ये है अश्विनी सर की स्टैटिक की। एक क्लास है आपकी रात 8 बजे, कब है, एक क्लास है रात 8 बजे, मैथ और रीजनिंग आपके अपने अजय सर की। तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका औरंगजेब। इस क्लास को आप सभी को शेयर और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी आपको दबाना है। याद रखिएगा, आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच है MTS के लिए, श्योर सिलेक्शन बैच है CHSL के लिए, आरंभ बैच है CGL के लिए, तो इससे जुड़िए। श्योर सिलेक्शन बैच है आपका MTS के लिए, 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स है, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन के साथ आपको यहाँ डाउट सेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। संपूर्ण कोर्स एकदम बेसिक से है। ऑफर सीमित समय के लिए है। SSC मेकर ऐप पर आपको ये देखने को मिल सकता है। और याद रखिएगा, SSC मेकर जो ऐप है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है मैथ रीजनिंग हिंदी GS, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आपने एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय में कर सकते हैं। साथ में आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे कम से कम समय में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी अजय सर आपको अपनी क्लास में बताते हैं। ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके या जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ आपको मिलता है डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है तो यही शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार SSC मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ
प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है। उम्मीद करता हूं पेन पेपर लेकर आप जरूर बैठे होंगे, क्योंकि जो कुछ भी नया आपको क्लास में मिले उसे आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है, क्योंकि जब तक आप उसे नोट डाउन नहीं करेंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको करना है ना, यकीनन। तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।